तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने इन्फ्लामेशन के बारे में। अब देखो, इन्फ्लामेशन के अंदर तो हमारे बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग अपने इन्फ्लामेशन के इंट्रोडक्शन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन, क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन और उसके बाद टाइप्स और मेनली हम लोग अपने मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन को कवर करेंगे। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा मैकेनिज्म वाला पार्ट है, तो इजी और टफ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज की वीडियो में लगने वाले हैं। तो यार आप लोग को वीडियो थोड़ा सा ध्यान से तो देखना पड़ेगा। अगर आप लोग वीडियो के बीच से थोड़ा सा भी भटके तो वीडियो समझ में नहीं आने वाली। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है आप लोग को। कॉपी पेन लेके तो ज़रूर से बैठना है और मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। और इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे इन्फ्लामेशन के बारे में। तो इन्फ्लामेशन का नाम तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई बार खुद से भी प्रोनाउंस किया होगा कि मुझे इन्फ्लामेशन हो गया। देखो, इन्फ्लामेशन से क्या समझते हो आप लोग। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि कहीं पे मान लो अगर आप लोगों को थोड़ा सा रेडनेस हो गई, कहीं पे थोड़ा सा बर्न हो गया, कहीं पे आप लोग को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो आप लोग उसको एक कॉमन बोलचाल की भाषा में बोल देते हो कि मुझे थोड़ा सा इन्फ्लामेशन हो गया इस जगह पे। अगर बोला हो, कभी नहीं बोला होगा तो कभी किसी से सुना होगा, और अगर बोला भी नहीं है, सुना भी नहीं है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, इन्फ्लामेशन को हम लोग अगर जनरली बोलें तो हम लोग क्या समझते हैं कि अगर हमें इन्फ्लामेशन हो गया है ना, तो इसका मतलब कि हमें या तो कोई हीट वगैरह हो गया है, या फिर हमें जो है कोई रेडनेस हो गई है, या फिर हमें क्या हो रहा है कि हमें थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि पेन हो रहा है ना, स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गई है। तो इन सारी चीज़ों को ही हम लोग यहाँ पे इन्फ्लामेशन से समझते हैं कि इन्फ्लामेशन का मतलब यही सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे हम लोग समझते क्या है कि इन्फ्लामेशन एक टाइप की प्रॉब्लम है। मतलब हम लोग को यही तो लगता है ना कि अगर हमें रेडनेस हो रही है, पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, इसका मतलब हमें किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, हमें कोई डिजीज हो रही है। तो हम लोग आज तक यही समझ रहे हैं कि हमारा इन्फ्लामेशन एक प्रॉब्लम है, जबकि सच्चाई ये है कि इन्फ्लामेशन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है हमारा इन्फ्लामेशन। अब देखो, मुझे पता है थोड़ा सा आप लोग को अजीब लग रहा होगा, बट जैसे जैसे आप लोग वीडियो में आगे बढ़ोगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को पढ़ते हैं ताकि आप लोग को चीज़ें और क्लियर हो। यहाँ पे देखो, इन्फ्लामेशन कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इंजरी। अब देखो, इस सेंटेंस को आप लोग समझ के तो इन्फ्लामेशन आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्फ्लामेशन हमारा एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, किसका, बॉडी के इम्यून सिस्टम का, अगेंस्ट इंजरी। देखो, हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को लगता है कि इन्फ्लामेशन ही एक बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो, जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है, जब भी हमें कोई, आप कह सकते हो कि डिजीज वगैरह, या फिर कभी मान लो कोई भी प्रॉब्लम हमें होती है, तो उसके प्रति हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, देखो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम ही तो हमें बचाता है सबसे पहले। तो वो जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, और इम्यून सिस्टम में भी बेसिकली बात करें तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में मेनली कौन काम करता है, हमारी WBC यानी हमारी वाइट ब्लड सेल्स। देखो, अगर नहीं पता है तो जान लो, पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, WBC हमारे इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट होती हैं। तो मेनली हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमें कोई इंजरी होती है, हमें कोई भी चोट वगैरह लगती है, या फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, यानी कि WBC रिस्पॉन्स करती है। तो देखो, ये जो रिस्पॉन्स होता है ना, तो इस रिस्पॉन्स की वजह से ही हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। यानी इन्फ्लामेशन एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम लोग को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स देता है, उसकी वजह से हमें कुछ साइंस दिखते हैं, यानी कि हमें हीट होती है, हमें रेडनेस होता है। देखो, अगर आप लोग को कहीं पे हीट, रेडनेस और पेन या फिर स्वेलिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो हमारा जो है किसी टाइप के बैक्टीरिया या फिर वायरस से लड़ रहा है, और उसकी वजह से ही हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। यानी इन्फ्लामेशन एक बीमारी नहीं होती है, बल्कि बीमारी को ठीक करने का साइन होता है। तो आई होप कि इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। Now it can also be defined as a process by which our body's white blood cell protect us from infection with foreign particles। यानी कि जब भी हमें कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, जिसमें बेसिकली हमारे फॉरेन पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारा बैक्टीरिया हो गया, हमारे वायरस हो गए, तो ये सारी चीज़ें जब भी हमारी बॉडी पे अटैक करती हैं, तो हमारी बॉडी की जो वाइट ब्लड सेल होती हैं, तो वो जो यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करती हैं, तो उसी की वजह से हमें यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। Now, inflammation is body's natural reaction against injury and infection। यानी कि हमें जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी इंजरी होती है, तो सबसे पहले हमें इन्फ्लामेशन ही देखने को मिलता है। अब जब यहाँ पे इन्फ्लामेशन फेल हो जाता है तो हमें जो है बाहर से चीज़ें लेनी पड़ती है। देखो, अभी आप लोग को थोड़ा सा मतलब फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग फार्मेसी में आगे बढ़ते जाओगे तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से फील होंगी कि हमारी बॉडी, देखो कोई भी दवा होती है तो दवा हम लोग तभी खाते हैं जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम फेल कर जाता है। यानी कि देखो, सबसे पहले अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी के अंदर ही इतनी पावर है कि वो उससे लड़ लेती है। जब वो यहाँ पे फेल होती है तो हमें दवा लेनी पड़ती है।
तो यहाँ पे जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, नेचुरल रिस्पॉन्स, यानी हमने कोई दवा वगैरह नहीं ली, बल्कि बॉडी ने खुद ही, जब तक वो लड़ सकती है तब तक उसने यहाँ पे अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस ने हमें अटैक किया है तो वो जो रिस्पॉन्स होता है वही हमारा होता है इन्फ्लामेशन। आई होप कि मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग बात करें अपने कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में, यानी कि इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में क्यों देखने को मिलेगा। देखो इन्फ्लामेशन तभी होगा जब हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी, हमें कोई इंजरी होगी, हमें कोई चोट लगेगी। तो इंजरी या फिर चोट लगने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल रीजन्स की बात करें तो यहाँ पे मान लो हमें कोई हीट लग गई, हमें कोल्ड लग गई, या फिर हमारी बॉडी में कोई रेडिएशन हो गया, या फिर मैकेनिकल ट्रॉमा यानी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो भी हमारी बॉडी में इंजरी हो सकती है और उसकी वजह से क्या होगा, हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और केमिकल एजेंट्स की बात करें तो मान लो कहीं एसिड बेस में आप लोगों ने हाथ वगैरह डाल दिया, या फिर कुछ भी टॉक्सिक गैस का रिएक्शन हो गया, तब भी हमें जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। देखो बिल्कुल सिंपल समझो, अगर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी इंजरी हुई, तो हमें जो तुरंत जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। अब बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें तो वायरल बैक्टीरिया हो गया, फिर फंगल इन्फेक्शन हो गए, और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो मान लो यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, और सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स की बात करें तो थ्रोम्बोसिस इन्फेक्शन। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। अब अगर हम लोग बात करें अपने क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में, तो देखो इन्फ्लामेशन में यहाँ पे क्लिनिकल साइंस का मतलब क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इन्फ्लामेशन के दौरान हमारी बॉडी में देखने को मिलती है, यानी इन्फ्लामेशन के साइंस क्या होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं कि जिससे हमें पता चल सके कि हमारा बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो देखो इन्फ्लामेशन के टाइम पे क्या होता है, रेडनेस हो जाती है, हमें ज़्यादातर हमें रेडनेस ही देखने को मिलती है, स्वेलिंग हो जाती है यानी सूजन वगैरह देखने को मिलती है, और हीट यानी कि थोड़ा सा हमें बर्न है ना, थोड़ा सा हमें जो है वहाँ पे एरिया जो है थोड़ा सा गर्म भी महसूस होता है, हीट महसूस होती है, और पेन तो होता ही है। और उसके बाद यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, देखो जरूरी नहीं है कि हर बार हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वहाँ का जो फंक्शन है, यानी कि जो उसका फंक्शन है वो कर ही ना पा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है इन्फ्लामेशन के दौरान देखने को मिल सकती है। अच्छा देखो यहाँ पे जैसे हमारा रेडनेस हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट कर देते हैं ऐसे रूबर से, और स्वेलिंग के लिए हम लोगों ने यूज़ कर लिया ट्यूमर, और हीट के लिए कैलोर, और पेन के लिए डॉलर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी थोड़ा सा इसको भी याद कर लेना आप लोग की, रेडनेस का रूबर, और स्वेलिंग का ट्यूमर, और हीट। अब देखो ये ट्यूमर हमारा कैंसर वाला ट्यूमर नहीं है, ये थोड़ा सा अलग ही है, तो उसको वहाँ से आप लोग रिलेट मत करना। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग थोड़ा सा देख लेना। अब बात करें हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ ड्यूरेशन इन्फ्लामेशन आर ऑफ टू टाइप्स। यानी कि देखो जो इन्फ्लामेशन है वो हमारी बॉडी में कितनी देर के लिए हो रहा है, यानी कि अगर मान लो हमें कोई हीट हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो वो रेडनेस कितनी देर तक है, उसके बेसिस पे हम लोग जो है इन्फ्लामेशन को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया एक्यूट और दूसरा हो गया क्रॉनिक। देखो ज़्यादातर हमें एक्यूट ही देखने को मिलता है, क्रॉनिक बहुत रेयर केसेस में ही देखने को मिलता है। अब एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात करें तो देखो जैसा इसका नाम है एक्यूट, यानी कि ये क्या होगा, ये थोड़ा सा शॉर्ट टाइम पीरियड होगा, यानी ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा, एंड ऑन रैपिड ऑनसेट, और बहुत तेज़ी से होगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन आर, यानी कि इस एक्यूट इन्फ्लामेशन जब हमारी बॉडी में हो रहा है तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखो ये दोनों जो लाइन है ये अभी आप लोग को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अभी हम लोग जब अपने मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन को डिस्कस करेंगे तब आप लोग को ये दोनों सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। बाकी थोड़ा सा अभी हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना, ठीक है, तो हमारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पे हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो यहाँ पे अफेक्टेड साइड में जो है जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसके बाद हमारी जो भी हमारे ब्लड होती हैं, तो ब्लड्स में हमारा जो भी प्लेटलेट्स होता है और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, यानी कि हमारी WBCs, वो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेट हो जाती है। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करें, देखो ये दोनों पॉइंट अभी आप लोग कंफ्यूज मत हो, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करें तो इट अकर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड एंड रिमेन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। यानी कि देखो हमारा क्रोनिक क्या होता है, ये हमारा बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड का होता है, यानी कि ये आप कह सकते हो लगभग जो है 1 दिन या फिर 3-4 दिन तक भी देखने को मिल सकता है। और जो हमारा एक्यूट होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे से 1 घंटे, या फिर बहुत मैक्सिमम हो गया तो 6 से 7 घंटे बस। और क्रोनिक में बात करें तो इसकी अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारा क्या होता है, मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन। देखो ये दोनों चीज़ें अभी आप लोग को नहीं समझ में आएंगी, तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने मैकेनिज्म को, ताकि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में। अब देखो ये हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से आप मान के चलो कि 90% श्योरिटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन वाला टॉपिक है, अब इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो यहाँ से वीडियो आप लोग को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब देखो मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है,
यानी कि जो हमारी इन्फ्लामेशन की प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे किस तरीके से देखने को मिलती है, यानी इसके अंदर यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप होती है। अब अगर आप लोग को याद हो तो पैथोफिजियोलॉजी के फर्स्ट वीडियो में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग यहाँ पे किसी भी डिजीज या फिर किसी भी चीज़ के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो हम लोग उसको यहाँ पे पैथोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फ्लेमेशन के नाम से भी देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही टॉपिक एकदम सेम है। तो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म को समझने से पहले यहाँ पे बहुत सारे स्टेप हैं, बट इन सारे स्टेप को समझने से पहले हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में होने क्या वाला है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि इन्फ्लामेशन क्यों होता है, क्योंकि हमारी क्या होती है सेल इंजरी, टिश्यू इंजरी, कुछ भी बोल सकते हो, हमारी बॉडी के अंदर जो है कोई भी इंजरी होगी तभी हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, यानी इन्फ्लामेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंजरी। अब यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ा सा मानते हैं कि ये हमारी कोई भी टिश्यू बन गई। देखो आप लोग बहुत ध्यान से एक एक चीज़ देखना, ये हमारा कोई भी टिश्यू है। अब इसके अंदर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे मान लो इस वाले पार्ट में इंजरी हो गई। अब यहाँ पे कोई भी हमारी सेल्स भी होंगी, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारी सेल है जहाँ पे हमें क्या हो गया, इंजरी हो गई। यानी इसके अंदर मान लेते हैं कि ये हमारे कुछ बैक्टीरिया एंटर कर गए, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो अगर हमारा टिश्यू है तो टिश्यू में हमारी ब्लड वेसल्स भी होंगी, ब्लड वेसल की सप्लाई। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गई हमारी ब्लड वेसल हो गई, ठीक है, ये हो गई हमारी ब्लड वेसल, ओके, ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल है तो ब्लड की सप्लाई तो हो ही रही होगी, तो हमारे यहाँ पे ब्लड फ्लो है, मस्त सा ब्लड। अब यहाँ पे देखो ब्लड के अंदर हमारे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हमारा आरबीसी होता है ना, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और क्या होता है हमारा प्लेटलेट्स होता है, और इसके अलावा हमारा जो लिक्विड पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर फ्लो हो रही है। अब जैसे ही हमारे सेल के अंदर जो है इंजरी हुई, यानी इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह फ्लो करना स्टार्ट हुए, तो होगा क्या, ये जो हमारा ब्लड है इसमें से जो हमारी डब्ल्यूबीसीज है, क्योंकि देखो हमारा जो भी इम्यून सिस्टम है उसकी सबसे मेजर सेल हमारी कौन सी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए हमारी डब्ल्यूबीसी ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, ये जो हमारी ब्लड है ना, हमारा जो ब्लड फ्लो रहा है इसमें से जो हमारी डब्ल्यूबीसीज है, मान लेते हैं कि ये हमारी डब्ल्यूबीसीज हो गई, ये हमारे क्या होगी, ये हमारे ब्लड वेसल के बिल्कुल वॉल के पास आके इकट्ठा होना चालू हो जाएंगी। यानी ये जो हमारी ब्लड वेसल की वॉल है, देखो एक चीज़ आप लोग सबसे पहले ये समझो कि अगर हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो की बात करें, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्लड वेसल के अंदर हमारा ब्लड कैसे फ्लो होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं, यानी कि जो भी हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ये हमारे सेंटर में फ्लो करते हैं। देखो ये कभी भी हमारे साइड में नहीं जाते हैं, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल की वॉल है कभी भी इसके पास नहीं जाते हैं। इसके पास हमारा क्या होता है, देखो वॉल्स पे हमारी प्लाज्मा होते हैं, यानी कि जो हमारा प्लाज्मा होता है। अब देखो ब्लड के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है तो इतना तो पता ही होगा कि ब्लड के अंदर हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। तो जो हमारा प्लाज्मा है वो हमेशा ब्लड वेसल की वॉल के पास रहता है, और जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं ये हमेशा सेंटर में फ्लो करती हैं। लेकिन जैसे ही हमारी सेल के अंदर कोई भी इंजरी होती है तो इसमें जो हमारी ब्लड के अंदर जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये क्या होती हैं, ये हमारी ब्लड वेसल की वॉल के पास आ जाती हैं। और जैसे ही ये वॉल के पास आती हैं, ये यहाँ पे एक केमिकल रिलीज करती हैं, जो कि क्या करता है, इस वॉल की वेसल में जो हमारी वॉल्स होती हैं, सॉरी वेसल की वॉल होती हैं, यहाँ पे क्या कर देता है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक टाइप का आप कह सकते हो कि इस वॉल को डैमेज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि एक टाइप का स्पेस बन जाता है, और इस स्पेस से क्या होता है, ये जो हमारी डब्ल्यूबीसी है ये हमारी ब्लड वेसल की वॉल से बाहर निकल आती हैं, और बाहर निकल आने के बाद क्या होता है, ये हमारी जो भी हमारे इंजर्ड सेल है इसके पास आ जाती हैं। यानी ये जो हमारी डब्ल्यूबीसी है ये हमारे इंजर्ड सेल के पास आ गई, और जैसे ही इंजर्ड सेल के पास आई, ये क्या होता है, डब्ल्यूबीसी इस इंजर्ड सेल के अंदर एंटर करती है, और ये जो हमारे जो भी बैक्टीरिया होते हैं इनको यहाँ पे अपने अंदर लाके और उसके बाद पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। अब देखो ये आप लोग को लग रहा होगा ये तो कितना ही ईजी है, बट इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म है, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो एक ओवरव्यू आप लोग समझ गए कि कैसे काम होता है। अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपने मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करें तो इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोसेस बाय विच बॉडीज वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, हम लोग को ऑलरेडी पता है, सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन कैन बी अंडरस्टैंड इन 2 मेजर स्टेप। यानी देखो इसको यहाँ पे हम लोग जो है 2 मेजर स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया वॉस्कुलर इवेंट्स और दूसरा हो गया सेल्यूलर इवेंट्स। देखो वॉस्कुलर मतलब क्या है, ये जो हमारी ब्लड वेसल है, देखो यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल है, तो जो हमारी डब्ल्यूबीसी है इसका यहाँ पे ब्लड वेसल की वॉल के पास आना, और वॉल के पास आके यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल की वॉल को क्रॉस करके हमारे जो है सेल के पास पहुँचना, इन सारे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं वॉस्कुलर इवेंट्स। यानी जो भी इवेंट्स, यानी जो भी चीज़ें हमारी ब्लड वेसल के अंदर हो रही हैं उसको हम लोग बोलेंगे वॉस्कुलर इवेंट्स।
और यहाँ पे देखो जब WBC हमारी सेल के पास पहुँच चुकी है, यानी ये देखो ये हमारी इंजर्ड सेल है, ठीक है, यानी इसी को हमारा डैमेज हुआ है, तो इंजर्ड सेल के पास पहुंचने के बाद यहाँ पे WBC जो जो चीज़ें करती है जिसकी वजह से यहाँ पे इसके अंदर का बैक्टीरिया खत्म होता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर इवेंट्स। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब वॉस्कुलर इवेंट्स की हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द अर्लीस्ट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स टिश्यू इंजरी, यानी कि अगर किसी भी टाइप की इंजरी हो रही है, यानी देखो टिश्यू इंजरी से आप लोग वही समझो ना, टिश्यू के अंदर सेल ही तो होती है, तो टिश्यू इंजर्ड है तो सेल भी इंजर्ड है। तो यहाँ पे अगर हमें किसी भी टाइप की इंजरी हो रही है तो यहाँ पे सबसे अर्लीस्ट रिस्पॉन्स होता है हमारा वॉस्कुलर इवेंट्स, यानी सबसे पहले हमारी वेसल के अंदर ही इवेंट्स होना चालू हो जाते हैं। नाउ इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर स्टेप्स। पहला हो गया हीमोडायनेमिक चेंजेस और सेकेंड हो गया अल्ट्रेशन एंड वैस्कुलर परमिएबिलिटी। देखो यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से आप चीज़ों को देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने हीमोडायनेमिक चेंजेस के बारे में। अब हीमोडायनेमिक का क्या मतलब है, देखो हीमो मतलब हो गया ब्लड है ना, ब्लड से रिलेटेड हम लोग ब्लड को हीमो बोलते हैं, और डायनेमिक मतलब हो गया मोशन, यानी कि यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं तो इनके अंदर यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है उसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हीमोडायनेमिक चेंजेस। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो जैसे ही हमें कोई इंजरी वगैरह होती है तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है तो इसके अंदर होता है हमारे यहाँ पे सबसे पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। देखो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है तो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, यानी ब्लड वेसल्स का साइज हमारा थोड़ा सा कह सकते हो कि पतला हो जाएगा, तो ये होता है हमारे यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सबसे पहले हमारी ब्लड होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं कॉन्स्ट्रिक्ट, और ये हमारा बहुत कम टाइम के लिए होता है, सिर्फ 3 से 5 सेकेंड। देखो ये हमारा मेन प्रोसेस नहीं है, अब मेन प्रोसेस हमारी सेकंड वाली है। देखो सबसे पहले होता है वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत कम टाइम के लिए, सिर्फ 3 से 5 सेकंड के लिए, और उसके बाद होता है हमारा यहाँ पे परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन। देखो यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान से समझना, वैसोडाइलेशन का क्या मतलब है, वैसोडाइलेशन का मतलब है कि अब हमारी ब्लड वेसल जो कि पतली हुई थी वो हमारी चौड़ी हो जाएंगी, और यही हमारा मेन प्रोसेस है। देखो पतला हमारा होता है इसलिए कि इसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे चौड़ा हो सके, यानी कि और ज़्यादा डायलेट हो सके। देखो चौड़ा होने को डायलेट बोलते हैं, तो हमारा होता है अब वैसोडाइलेशन। देखो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, आई होप कि समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे परसिस्टेंट और प्रोग्रेसिव क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये हमारा जो है कुछ टाइम तक होता ही रहता है, यानी कि प्रोग्रेसिव यानी कि ये बढ़ता ही रहता है, और ये लगभग जो है हाफ एन आवर यानी कि लगभग आधे घंटे के लिए होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझना, जैसे मान लो इसको बिल्कुल लॉजिकली समझो, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, अब ये हमारी अगर इतनी बड़ी है, अब अगर इसका साइज यहाँ पे बढ़ के बड़ा हो जाए यानी डायलेट हो जाए, तो अभी इसमें जितना ब्लड फ्लो हो रहा था एक नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर जितना ब्लड फ्लो हो रहा था, तो अगर ये ब्लड वेसल्स हमारी डायलेट हो गई तो इसके अंदर ब्लड फ्लो का अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यानी हमारा ब्लड जो है ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे ही ब्लड फ्लो हमारा यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर बढ़ेगा तो होगा क्या, हमारा जो है रेडनेस और वार्मथ यानी कि थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाएगी। देखो इसको ऐसे समझो कि ब्लड हमारा रेड होता है, तो जब हमारा यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ गया तो ब्लड फ्लो का मतलब क्या है, ब्लड अमाउंट भी तो बढ़ गया, यानी ब्लड का जो अमाउंट है वो बढ़ गया, और ब्लड हमारा रेड कलर का होता है तो ब्लड का अमाउंट बढ़ा तो रेडनेस का अमाउंट भी बढ़ गया, है ना, हमारी रेडनेस ज़्यादा दिखने लगी। और आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा ब्लड है ये हमारा थोड़ा सा वार्म होता है, यानी कि थोड़ा सा गर्म होता है, तो अगर ब्लड का अमाउंट बढ़ रहा है तो हमारी गर्मी यानी कि वार्मनेस भी बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमारा ब्लड फ्लो बढ़ा हमारा रेडनेस और हीट बढ़ गई। और देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या देखा था, हमारा अगर रेडनेस है, हीट है, यही सब तो हमारे इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स होते हैं, यानी इन्फ्लामेशन देखो इसी तरीके से स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे वैसोडाइलेशन हुआ तो इसके बाद हमारा क्या होता है, इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो ये हमारी कोई भी मान लो नॉर्मल सी ब्लड वेसल होती है। अब इतना तो यार आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी ब्लड वेसल 2 टाइप की होती हैं, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स। आर्टरी के अंदर हमारा फ्लो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, और वेन्स के अंदर हमारा फ्लो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। और दोनों ही हमारी ब्लड वेसल होती हैं, ठीक है, ये हमारे ब्लड्स अलग अलग टाइप हैं। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल फ्लो की बात करें तो जो हमारा आर्टरी होता है, तो आर्टरी के साइड हमारा क्या होता है, हमारा एक प्रेशर होता है। देखो जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अगर कोई भी चीज़ फ्लो हो रही है तो किसी प्रेशर से भी फ्लो हो रही होगी, तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखो हम बोल रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और काफ़ी नए नए वर्ड्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, देखो आज का लेक्चर पहली बात तो ध्यान से देखना ही है, लेकिन देखने के बाद आप लोग को एक बार रिवाइज भी करना है ताकि आप लोग को चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे एक वर्ड होता है हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर।
ये क्या होता है, ये हमारे ब्लड फ्लो का प्रेशर होता है, बस कुछ नहीं। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन की बात करें, यानी कि हमें कोई भी इंजरी वगैरह नहीं हुई है, तो जो हमारा आर्टरी की साइड होती है, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। ध्यान से सुनना, हाई होता है। और जो हमारा वेन्स होता है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पे देखो, चूंकि हमारा आर्टरी के साइड जो हमारा प्रेशर है वो हाई होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो हमारा बॉडी फ्लूइड है ना, ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि ये जो हमारा जब यहाँ पे आर्टरी से वेन में ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है, तो कुछ फ्लूइड हमारे जो है इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी कि जो यहाँ पे इसके नीचे का स्पेस होता है इंटरस्टिशियल, देखो इंटरस्टिशियल हमारा क्या होता है, दो सेल्स के बीच का स्पेस, यहाँ पे हमारा कुछ फ्लूइड जो है इसके अंदर से लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे प्रेशर जो है ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर है, तो ज़्यादा प्रेशर से जब फ्लो होगा तो यहाँ पे कुछ फ्लूइड हमारा लॉस भी हो जाएगा। देखो एक चीज़ आप लोग और भी समझो, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, इसके अंदर हमारे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिसके अंदर से ही हमारा ये फ्लूइड जो है लॉस हो जाता है। तो ज़्यादा प्रेशर से जब फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर से ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा। तो यहाँ पे देखो, जो हमारी आर्टरी की साइड है, यहाँ पे फ्लूइड लॉस होता है, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे जो हमारा वेन्स की साइड है, यहाँ पे चूंकि हमारा प्रेशर दोबारा से लो हो जाता है, तो ये जो फ्लूइड हमारा लॉस हुआ था ना, ये हमारा वेन्स में दोबारा से जाके इकट्ठा हो जाता है। यानी ये जो यहाँ से लॉस हुआ था, ये हमारा नॉर्मली इसके अंदर दोबारा चला जाता है। क्योंकि देखो, जो लॉस हुआ है उसका वापस जो है ब्लड में जाना भी तो जरूरी है। अब देखो, अगर आप लोगों ने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है, जो जा रहा है, ये हमारा लिम्फ होता है ना। हम लोगों ने देखा था लिम्फ में। बट अगर नहीं भी पढ़ा है, नहीं समझ रहे हो, तो सिंपली समझो कि हमारा जो आर्टरी है, यहाँ से फ्लूइड लॉस होता है और वेन्स में दोबारा से इंटर हो जाता है। कब? जब हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही हमें यहाँ पे किसी भी टाइप की इंजरी होती है, यानी कि हमारा इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है, तो ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये हमारा बढ़ जाता है। यानी ये पूरी जगह बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे भी बढ़ गया, यहाँ पे भी बढ़ गया। अब देखो, हम लोगों ने क्या देखा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है, अगर हमारी ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर इसका प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो हमारा फ्लूइड लॉस भी तो बढ़ जाएगा। यानी हमारा फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लीड्स टू ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड, जो कि हमारा क्या करेगा, स्वेलिंग। अब देखो, ट्रांसुडेशन क्या होता है, अभी ट्रांसुडेशन को हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में देखने वाले हैं। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि फ्लूइड लॉस को ही हम लोग जो है ट्रांसुडेशन बोलते हैं। तो ये जो हमारा फ्लूइड यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल से लॉस हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसुडेशन। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमें जो है स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो देखो, ये हमारा थर्ड सिम्टम भी आ गया इन्फ्लेमेशन का। तो देखो, कुछ इस तरीके से हमें जो है इन्फ्लेमेशन का इवेंट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद क्या होगा, जो भी हमारा फ्लूइड है, अब चूंकि ये फ्लूइड हमारा लॉस हो चुका है, अब देखो हमारा जो भी ब्लड है, देखो ये ब्लड ही तो फ्लो रहा है। तो ब्लड के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, ब्लड के अंदर हमारे यहाँ पे मेनली दो ही चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारी ब्लड सेल्स, यानी कि WBC और RBC और प्लेटलेट्स, और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे प्लाज्मा। तो देखो, ये जो हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है ना, ये हमारा मेनली प्लाज्मा ही होता है। यानी हमारा मेनली आप कह सकते हो कि लिक्विड पार्ट हमारा प्लाज्मा होता है ब्लड का। तो लिक्विड पार्ट तो हमारा यहाँ पे ब्लड के अंदर से लॉस हो गया, यानी ब्लड वेसल के अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रहा है। अब इसके अंदर बचा क्या, अब इसके अंदर बची हमारी जो ब्लड सेल्स है, वही तो बची, ब्लड सेल्स बची है ना, यानी कि WBC RBC और प्लेटलेट्स। अब होगा क्या, देखो जैसे जैसे फ्लूइड लॉस होगा तो हमारी ब्लड सेल्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ब्लड सेल्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हो जाएगी। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, होगा क्या, यहाँ पे ब्लड फ्लो हमारा बहुत ही स्लो हो जाएगा, यानी स्लोइंग, स्टेसिस। देखो, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है, यानी कि जो हमारा ब्लड है उसमें आप कह सकते हो कि हमारा लिक्विड वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब हमारी ब्लड सेल्स ही ज़्यादा बची हैं। अब जैसे जैसे ब्लड सेल्स बढ़ना चालू होंगी, तो ये क्या कर देंगी, हमारे फ्लूइड को जाम कर देंगी। यानी जो हमारा ब्लड आराम से फ्लो हो रहा था, इसको थोड़ा सा जाम कर देंगी, इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगी। तो यहाँ पे होती है हमारी स्लोइंग और स्टेसिस। और इसके बाद फाइनल स्टेप होती है हमारे यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स मार्गिनेशन। अब ल्यूकोसाइट्स मार्गिनेशन क्या होता है, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, तो इसके अंदर RBC भी है, WBC भी है। लेकिन हमें कौन सा काम है, हमें चाहिए हमारी WBC, क्योंकि यही तो हमें जो है प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। तो ये जो WBC है, अब होगा क्या, ये हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल पे इकट्ठा होना चालू हो जाएंगी। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये देखा कि यहाँ पे एट लास्ट में क्या होता है, ये जो हमारी WBC है, ये वॉल्स पे इकट्ठा होना चालू हो जाती हैं। और जो वॉल्स पे WBC का इकट्ठा होना होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मार्गिनेशन। तो यहाँ पे देखो, ये होते हैं हमारे हीमोडायनेमिक चेंजेस, यानी कि जो हमारा ब्लड फ्लो है, तो उसके अंदर यहाँ पे ये चेंजेस देखने को मिलते हैं।
एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेसल्स हमारी सिकुड़ती हैं बहुत कम टाइम के लिए। जैसे ही सिकुड़ती हैं वैसे क्या होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा डायलेट करती हैं, यानी बहुत ज़्यादा फैलना चालू हो जाती हैं। तो उसके बाद होता है परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन। ये प्रोग्रेसिव होता है, यानी ये बढ़ता ही रहता है, और ये लगभग जो है हमारा आधे घंटे के लिए होता है। ब्लड फ्लो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा वैसोडाइलेशन हो गया तो ब्लड यहाँ पे ज़्यादा फ्लो होगा। तो ब्लड फ्लो बढ़ा तो क्या हो गया, हमारा ब्लड का अमाउंट भी बढ़ा, जिसकी वजह से रेडनेस हो गई और वार्मथ हो गया, यानी कि थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई। अब उसके बाद क्या होगा, हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमारा फ्लूइड लॉस इंक्रीज हो गया, यानी फ्लूइड हमारा जो भी हमारा ब्लड है, ठीक है, तो इसके अंदर से हमारा जो फ्लूइड पोर्शन है वो यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो गया। और जैसे जैसे फ्लूइड लॉस हुआ वैसे वैसे क्या हो गया, ब्लड की स्लोइंग हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ गया, जिसने ब्लड को थोड़ा सा स्लो कर दिया। और एट लास्ट में क्या हुआ, हमारा ल्यूकोसाइट्स मार्गिनेशन, यानी हमारी जो भी हमारी डब्ल्यूबीसी है वो यहाँ पे ब्लड वेसल्स की वॉल पे जाके इकट्ठा होना चालू हो गई। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे हीमोडायनेमिक चेंजेस को तो समझ ही होंगे। अब देखो एक चीज़ आप लोग समझना, अभी हम लोग सिर्फ अपने वॉस्कुलर इवेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, और इसके अंदर भी हम लोगों ने सिर्फ अपने हीमोडायनेमिक चेंजेस को ही देखा है। अब इसके बाद हमें देखना है अल्ट्रेशन इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी, और उसके बाद हम लोग को बात करनी है अपने सेल्यूलर इवेंट्स के बारे में। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकेंड, यानी कि अल्ट्रेशन इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने अल्ट्रेशन इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर देयर इज अ एक्सेसिव फ्लूइड एस्केप और फ्लूइड लॉस सीन इन द वेसल। देखो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि जो हमारी ब्लड वेसल है, यहाँ पे अगर हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा फ्लूइड लॉस बढ़ जाता है, यानी फ्लूइड हमारा क्या होता है, हमारे ब्लड से जो है हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। Now, if this fluid loss is without increased vascular permeability, then it is called transudation। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना है, यहाँ पे दो तीन नए टर्म है। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो वास्कुलर परमिएबिलिटी क्या होती है। वैस्कुलर, देखो अगर वास्कुलर अगर कहीं भी देखने को मिल रहा है तो हमारा ब्लड वेसल से ही रिलेटेड है। अब परमिएबिलिटी क्या होता है, देखो परमिएबिलिटी होता है किसी चीज़ के ट्रांसफ़र को अपने अंदर या फिर बाहर जो है अलाउ करना। तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, देखो इनके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली जो है परमेबिलिटी बहुत लो होती है, यानी इनके बीच में बहुत ही स्मॉल सा स्पेस होता है। देखो स्पेस यहाँ पे इनके बीच में होता है, हमारी ब्लड वेसल्स है ना, तो इनके बीच में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है, बहुत ही छोटा छोटा सा, जिससे क्या होता है हमारा थोड़ा सा फ्लूइड लॉस तो हुआ करता है, नॉर्मली चला करता है। लेकिन इस फ्लूइड लॉस में देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये हमारी ब्लड वेसल है, इसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, अब ब्लड से थोड़ा सा फ्लूइड लॉस हो रहा है। लेकिन ये जो अगर हमारा नॉर्मल है, यानी कि हमारा जो है आप कह सकते हो कि अगर इन्फ्लामेशन वगैरह नहीं है, एक नॉर्मल अगर हम लोग रेंज की बात करें, तो जो हमारा फ्लूइड लॉस होता है इसके अंदर हमारा यहाँ पे मतलब बहुत ही स्मॉल से पार्टिकल्स होते हैं, मेनली हमारा लिक्विड पार्ट ही होता है। यानी आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो है हमारा कोई भी सॉलिड मटेरियल नहीं होता है, हमारे प्रोटीन्स इसके अंदर नहीं होते हैं, यानी प्रोटीन्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हमारा नॉर्मल अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ पे समझो अगर कोई भी इन्फ्लामेशन वगैरह नहीं है और हमारा नॉर्मल फ्लूइड लॉस हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसुडेशन। लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं इन्फ्लामेशन वाले केस की, बट इन द केस ऑफ इन्फ्लामेशन vascular permeability get increased and due to this there is a large amount of proteins also comes out with this fluid and this process is called exudation। देखो बहुत ध्यान से समझना, अगर हम लोग नॉर्मल की बात करें तो हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है लेकिन इसके अंदर हमारा प्रोटीन नहीं है। लेकिन जब हमारा यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, तो ये जो हमारे स्पेस है ना, इनका साइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि आप इसको ऐसे समझो कि हमारा स्पेस साइज इतना बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा हमारा ब्लड वेसल के अंदर। अब क्या होगा, ये जो हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है, ये जो हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है इसके अंदर से हमारे प्रोटीन भी लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो इस जो स्पेस के बढ़ जाना इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो हमारी क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी है वो हमारी क्या हो गया, इंक्रीज हो गई, इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीज। देखो अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज, तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, चेंज ये हो रहा है कि हमारी जो ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी है, वास्कुलर परमिएबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, वही हमारा अल्ट्रेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारा अल्ट्रेशन होगा तो हमारा जो भी फ्लूइड लॉस होगा उसमें यहाँ पे प्रोटीन का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होगा, और जो हमारा प्रोटीन रिच फ्लूइड लॉस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्जुडेशन। तो आप लोग यहाँ पे दो वर्ड ध्यान से देखना है, एक्जुडेशन, ट्रांसुडेशन। ट्रांसुडेशन में क्या हो रहा है, नॉर्मल फ्लूइड लॉस हो रहा है, यहाँ पे कोई भी प्रोटीन वगैरह नहीं है। एक्जुडेशन में क्या हो रहा है, जो भी फ्लूइड लॉस हो रहा है उसके साथ हमारा प्रोटीन का भी लॉस हो रहा है। अब देखो ये सारी चीज़ें आप लोगों को 2 नंबर में जरूर देखने को मिल सकती हैं, तो इन दोनों को भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, दिस प्रोटीन रिच फ्लूइड दैट इज लॉस्ट फ्रॉम वेसल्स इज नोन एज फ्लूइड एक्जुडेट। यानी कि ये जो हमारा फ्लूइड, जो भी हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है जिसके अंदर हमारा प्रोटीन भी अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, इसको हम लोग यहाँ पे एक वर्ड में बोल देते हैं फ्लूइड एक्जुडेट।
ठीक है। तो फ्लूइड एक्जुडेट हमारा क्या हो गया, हमारा ऐसा फ्लूइड जिसमें हमारा प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और यहाँ पे इस लॉस होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्जुडेशन। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे एक्जुडेशन और ट्रांसुडेशन समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा वर्ड यहाँ पे एडिमा है, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो एडिमा क्या होता है, लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड वेसल्स एंड एक्यूमुलेशन इन इंटरस्टिशियल स्पेस इज नोन एज एडिमा। इट कैन बी आइदर ट्रांसुडेट, इट कैन बी आइदर एक्जुडेट। यहाँ पे देखो क्या होता है, जब भी हमारा ब्लड वेसल से फ्लूइड लॉस होगा और हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर इकट्ठा होगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडिमा। चाहे वो ट्रांसुडेशन की वजह से हो, चाहे वो एक्जुडेशन की वजह से हो। देखो ट्रांसुडेशन क्या होता है, नॉर्मल फ्लूइड लॉस, और एक्जुडेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन के टाइम पे जो फ्लूइड लॉस होता है जिसमें प्रोटीन होता है। तो इन दोनों की वजह से भी जो भी फ्लूइड लॉस होता है उसको हम लोग एक वर्ड में क्या बोल देते हैं, एडिमा। क्या आप लोग को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई? आई होप कि अब आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने वॉस्कुलर इवेंट्स को तो देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं अपने सेल्यूलर इवेंट्स के बारे में। यानी कि ये जो हमारी WBC है, जब ये हमारे इसके अंदर से बाहर आ चुकी है, तो अब हमारा जो भी इंजर्ड सेल है तो उसके अंदर जाके ये क्या क्या करने वाली है। तो देखो यहाँ पे इसके अंदर भी 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है माइग्रेशन या फिर एक्जुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अच्छा एक चीज़ समझना, ये जो हमारी WBC है ना, वाइट ब्लड सेल्स, इसको हम लोग यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। देखो अगर आप लोगों को याद हो तो RBC को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, और WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप होता है माइग्रेशन ऑफ WBC, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक्जुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। देखो माइग्रेशन या फिर एक्जुडेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना किसी जगह पे। तो यहाँ पे जो भी हमारी ब्लड वेसल्स के पास हमारी WBC जो इकट्ठा होती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे फैगोसाइटोसिस, यानी हमारे बैक्टीरिया का खात्मा करना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइग्रेशन ऑफ WBC, यानी कि जो हमारी WBC है वो यहाँ पे इकट्ठा कैसे होती है हमारी ब्लड वेसल के पास। तो माइग्रेशन ऑफ WBCs और एक्सुडेशन ऑफ लाइकोसाइट्स इज डिफाइंड एज एस्केप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स फ्रॉम ब्लड वेसल टू इंजर्ड टिश्यू। यानी कि देखो ये जो हमारी ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर से जो हमारी WBC है, ये जब यहाँ पे इसके अंदर से निकल के और हमारे जो भी हमारा जो भी यहाँ पे सेल है जिसके अंदर इंजरी हुई है, यहाँ तक जब पहुँचती है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन ऑफ WBC या फिर एक्जुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अब ये भी यहाँ पे जो है फर्दर 4 स्टेप में डिवाइड है। पहला हो गया चेंजेस इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दूसरा हो गया रोलिंग एंड एडिशन, थर्ड हो गया ई माइग्रेशन, एंड फोर्थ हो गया हमारे यहाँ पे कीमोटैक्सिस। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने चेंजेस इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारा ये जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, तो ब्लड के अंदर ही हमारे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, हमारी जो भी सेल्स होती हैं। देखो ब्लड के अंदर जो भी हमारा ब्लड सेल्स होता है, यानी WBC और हमारी RBC हो गई और प्लेटलेट्स हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे दूसरे नाम में फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, चेंजेस इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स का क्या मतलब है, as we already see in vascular events that due to increased blood flow loss of fluid increased which leads to slowing of blood stream। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि हमारा क्या होता है, जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड लॉस बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, स्लोइंग ऑफ ब्लड स्ट्रीम। हमारी ब्लड स्ट्रीम यहाँ पे स्लो हो जाती है क्योंकि उसके अंदर RBC और WBC की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। नॉट ड्यू टू दिस, यानी इसकी वजह से होता क्या है, देखो जो भी हमारी सेंट्रल स्ट्रीम है, यानी कि जैसे ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है, यानी कि जो हमारा ब्लड वेसल है, तो सेंट्रल स्ट्रीम का क्या मतलब है, जो भी हमारा बीच का है, यानी कि ये हमारा कहते हो सेंटर वाला पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक इंक्रीज होता है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझना कि जो हमारा ब्लड वेसल का सेंटर वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, यानी फैल जाता है, और जो भी हमारा पेरिफेरल जोन है, यानी कि जो हमारे साइड वाले पार्ट है, ये थोड़ा सा यहाँ पे नैरो हो जाते हैं, थोड़ा सा पतले हो जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा ब्लड वेसल हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मार्गिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, मार्गिनेशन। देखो माइग्रेशन और मार्गिनेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को आप लोग मिक्स मत कर देना। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल स्ट्रीम का यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाना और पेरिफेरल जोन का थोड़ा सा यहाँ पे नैरो हो जाना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मार्गिनेशन। और दूसरा क्या होता है, हमारा WBC कम्स क्लोज टू वेसल वॉल, यानी ये जो हमारी वेसल्स की वॉल होती हैं, ठीक है, वॉल, यहाँ पे क्या होता है, हमारा WBC जो है इसके पास आना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठा होना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पावेमेंटिंग। ठीक है, देखो थोड़ा सा ऐसे है, कुछ नए नए वर्ड आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो देखो इसको थोड़ा सा आप लोग को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग को अच्छे से याद हो पाएगा। देखो समझने को तो समझ जाओगे, पर ये वर्ड्स तो आप लोग को याद ही करने पड़ेंगे। तो ये होता है हमारे यहाँ पे चेंजेस इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने रोलिंग एंड एडिशन के बारे में, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, द ल्यूकोसाइट्स स्टार्ट्स रोलिंग एंड अडेयर्स ऑन एंडोथेलियल वॉल ऑफ ब्लड वेसल। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा समझना, जैसे ये हमारी हो गई ब्लड वेसल की वॉल।
अब देखो ये चीज़ समझना, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है हमारी एंडोथेलियल सेल्स, यानी कि एंडोथेलियल टिश्यू। देखो ये होती है हमारी एंडोथेलियल टिश्यू होता है, तो टिश्यू के अंदर सेल ही तो होंगी, तो एंडोथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथेलियल सेल्स। यानी कि ब्लड वेसल्स की वॉल्स के पास हमें एंडोथेलियल सेल्स देखने को मिलती हैं। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग जब अपने एंडोथेलियल टिश्यू को पढ़े थे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, ये हमारी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को बनाती हैं और उसके अंदर वाले पार्ट को, तो जो अंदर वाला पार्ट है वही तो होता है लाइनिंग, यानी यहाँ पे हमारी एंडोथेलियल सेल्स देखने को मिलती हैं। तो जो हमारी WBC है, देखो ये होता क्या है, ये हमारी जैसे देखो तो जो हमारी WBC है इसको अब हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल के पास ही तो आना है। तो वॉल के पास कैसे आती है, देखो सबसे पहले तो ये सेंटर में ही फ्लो होती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, देखो धीरे धीरे यहाँ पे ये रोल होती है। रोल का मतलब है कि आप कह सकते हो कि रोल होते होते ऐसे आगे बढ़ती है और यहाँ पे क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स की जो भी वॉल है यहाँ पे चिपक जाती है। चिपकना है ना, चिपकने को बोलते हैं एडेशन, और रोलिंग मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गोल गोल घूमना। अब देखो ये गोल गोल घूमना और चिपकना ये इतना सिंपली भी नहीं होता है, इसके अंदर थोड़े अंदर भी इसके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर के इवेंट्स की बात करें तो सेलेक्टेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग एंड इंटीग्रिन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन। यहाँ पे अब देखो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे ये जो हमारी ब्लड वेसल है हम लोग सिंपली बनाते हैं, तो इसके अंदर हमारे कुछ एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो थोड़ा सा समझना, एडेशन मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा चिपकाने वाले मॉलिक्यूल्स समझ लो। ये यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लू का काम करते हैं, एक टाइप की यहाँ पे गोंद का काम करते हैं हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। तो हमारे कुछ होते हैं एडेशन मॉलिक्यूल्स, तो इसमें मेनली हमारे दो होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा सेलेक्टेंस, ठीक है सेलेक्टेंस, और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे इंटेग्रिन्स। इंटेग्रिन्स तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा सेलेक्टेंस है ना, ये हमारा थोड़ा सा वीक होते हैं, यानी कि इनका जो बॉन्ड होता है ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, यानी ये ज़्यादा अच्छे से चिपका नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो हमारा इंटेग्रिन्स है इसका एडेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझना, ये जो हमारी WBC है ना, जो हमारी WBC है, तो WBC के पास क्या है, देखो इसके पास ना, इसकी जो हमारा सरफेस होता है WBC का, इसके पास भी हमारे कुछ सेलेक्टेंस के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। देखो अब यहाँ पे जो हमारा सेलेक्टेंस है ना, ये भी हमारा फर्दर जो है बहुत अलग अलग टाइप का होता है, जैसे E सेलेक्टिन, P सेलेक्टिन और L सेलेक्टिन। तो इसमें से ध्यान से देखना, ये जो हमारा L सेलेक्टिन होता है ये हमारा यहाँ पे WBC, देखो न्यूट्रोफिल्स क्या है। अब एक देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा समझना। ये जो हमारी WBC है, अब WBC भी यहाँ पे बहुत सारे टाइप के होती हैं। तो इसमें हमारा दो मेजर टाइप की बात करें तो हमारा एक होता है मोनोसाइट्स, ठीक है मोनोसाइट्स, और एक होता है हमारा यहाँ पे लिम्फोसाइट्स। सॉरी यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, देखो लिम्फोसाइट भी होता है, लेकिन मेनली हमें यहाँ पे इन दोनों का ही काम लगेगा आज, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या होते हैं, एक टाइप की WBC ही होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती हैं ना, तो इसके सरफेस पे हमें देखने को मिलता है हमारा L सेलेक्टिन, यानी ये जो हमारी WBC है, ये जो हमारी ब्लड वेसल के अंदर फ्लो हो रही है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी न्यूट्रोफिल्स है, मान लेते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल्स है। तो इसके सरफेस पे भी हमें जो है L सेलेक्टिन देखने को मिलता है, यानी कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है ऐसे कह सकते हो। और बाकी ये जो हमारे E और P सेलेक्टिन होते हैं ये हमारे कहाँ देखने को मिलता है, हमारे एंडोथेलियम, यानी कि ये जो हमारा देखो ये जो हमारी ब्लड वेसल है इसकी लाइनिंग पे हमें एंडोथेलियल सेल्स देखने को मिलती है, और इसी के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा P सेलेक्टिन और E सेलेक्टिन, यानी कि इसको समझ लो कुछ ऐसे देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से। देखो थोड़ा सा काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बोला था, बट आप लोग थोड़ा सा ध्यान से और पेशेंस रख के समझ रहे होगे, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। देखो अब होगा क्या, अब होगा ये कि देखो इसको थोड़ा सा समझो कि ये हमारी WBC है। अब इसके ऊपर भी हमारे यहाँ पे क्या है, देखो इसके ऊपर है हमारा यहाँ पे L सेलेक्टिन है ना, ये कुछ इस तरीके का है। और ये जो हमारी ब्लड वेसल की सरफेस है इसके ऊपर है हमारा P और E सेलेक्टिन, तो ये मान लो जो है कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो हमारी देखो ये जो हमारी ब्लड वेसल है ये होगा क्या, ये देखो ये हमारा इस तरीके से निकला हुआ है, ये यहाँ पे इसमें आके फंस जाएगा, देखो इसको बिल्कुल इस तरीके से ये इसके अंदर फंसा, ठीक है। तो ये इसके अंदर फंस गया, तो देखो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एडेशन। प्राइमरी एडेशन जो कि बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। देखो हम लोगों ने देखा ना, ये जो हमारा सेलेक्टेंस है ये हमारे वीक अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी इनका अटैचमेंट क्या होता है, स्ट्रांग नहीं होता है। तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, देखो ये क्या होता है, सॉरी ये जो हमारी WBC है, ठीक है WBC, ये क्या होता है, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे बाइंड हो गई, अटैच हो गई, लेकिन क्या देखो इनका जो अटैचमेंट है वो स्ट्रांग नहीं है। तो ये क्या होता है, ये लुढ़कना स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि रोल होना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये क्या होता है, अब ये यहाँ से आगे बढ़ के इसके पास आके लुढ़क गई, ठीक है इसके पास आके लुढ़क गई, और इसके पास से क्या हुआ, फिर इसके पास आके लुढ़क गई। तो इस तरीके से देखो ये लुढ़कती रहती हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रोलिंग, ठीक है रोलिंग।
जो हम लोगों ने रोलिंग देखा ना, जो हमारा घूम रही थी, तो ये रोलिंग जो है कुछ इस तरीके से होती है। यानी ये हमारा क्या होता है, एक हमारा सेलेक्टिन से दूसरे सेलेक्टिन पे यहाँ पे लुढ़कती रहती है। अब देखो लुढ़कते लुढ़कते होता क्या है, यहाँ पे हमारा फिर हो जाता है एडेशन। एडेशन यानी कि अब हमारे जो है इंटीग्रिन्स का जो है क्या होता है कि हमारा जो इंटीग्रिन्स होता है, अब देखो यहाँ पे लुढ़कते लुढ़कते क्या होता है कि हमारा एट लास्ट में ये जो है हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स है यहाँ पे पहुँच जाती हैं, और फिर आता है हमारा यहाँ पे इंटीग्रिन्स। अब देखो इंटीग्रिन्स को आप लोग कह सकते हो कि एक टाइप का हमारा एडिशन मॉलिक्यूल ही होता है, जो कि क्या करता है, हमारे इस WBC को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। यानी अब क्या होगा, अब WBC बिल्कुल हमारी वॉल पे आके बहुत अच्छे से अटैच हो जाएंगे। अब ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, β1 और β2। तो यहाँ पे देखो दोनों ही हमारे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर रोलिंग देखो, रोलिंग हमारा सेलेक्टेंस के द्वारा होती है, एडहेशन हमारा जो है इंटीग्रिन्स के द्वारा होता है, और दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग एंड एडहेशन। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने ई माइग्रेशन के बारे में। तो ई माइग्रेशन में क्या होता है, वंस द ल्यूकोसाइट्स रीच ऑन एंडोथेलियम सरफेस, यानी कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है, देखो एंडोथेलियम सरफेस से आप लोग कंफ्यूज मत होना, हमारी ब्लड वेसल्स के सरफेस की ही बात हो रही है, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स के पास क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें एंडोथेलियस सेल्स देखने को मिलती है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियम। तो वंस द ल्यूकोसाइट्स यानी कि हमारे WBC reaches on endothelium surface, it starts segregating collagenases which destroy the basement membrane, and after that leukocytes started moving towards injured cell tissue, and this process is known as e-migration। यहाँ पर देखो क्या होगा, ये हो गया हमारा ब्लड वेसल की वॉल, और हमारी ये आ चुकी है WBC, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से चिपक चुकी है। अब जैसे ये चिपकेगी, ये क्या होगा, ये हमारा एक केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, केमिकल, और इस केमिकल का नाम हमारा क्या हो गया, कोलाजिनेसिस। अब कोलाजिनेसिस क्या करेगा, ये भी जो हमारी बेसमेंट की मेम्ब्रेन है, यानी ये जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल है आप कह सकते हो सिंपली, यहाँ पे क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी यहाँ पे इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस बना देगा, और जैसे स्पेस बना देगा, ये क्या होगा, ये जो WBC यहाँ पे चिपकी हुई है, ये यहाँ से निकल के हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएंगी। और जैसे ये बाहर आएंगी, ये क्या होगा, ये हमारा जो भी हमारी सेल है, देखो ये मान लेते हैं हमारी सेल, जिसके अंदर हमारा बैक्टीरिया वगैरह है, जिसमें इंजरी हुई है, अब ये क्या होगा, ये WBC हमारी सेल के पास जाना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है कीमोटैक्सिस, द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स आफ्टर क्रॉसिंग सेवरल बैरियर्स टू रीच द साइट ऑफ इंजरी इज नोन एज कीमोटैक्सिस। यानी ये जो हमारी WBC है, ये यहाँ पे देखो बहुत सारे बैरियर्स को पार करके जब हमारी फाइनली हमारी इंजर्ड सेल के पास पहुँच जाती है, यानी जिस सेल के पास इंजरी हुई है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कीमोटैक्सिस। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोग जो है सेल वाली प्रोसेस समझ गए होंगे। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने फैगोसाइटोसिस, यानी हमारे फाइनली जो हमारी WBC है, ठीक है, वो कैसे हमारे इस बैक्टीरिया का खात्मा करके हमारे इंजरी को ठीक करती है और इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस करती है। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फैगोसाइटोसिस के बारे में, यानी कि जो हमारी जो भी हमारी इंजर्ड सेल है, तो इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, तो इनका जो भी खात्मा है, फाइनल प्रोसेस है, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ किलिंग और इनगल्फमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स बाई WBCs इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। देखो इनगल्फमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को निगल जाना है, यानी यहाँ पे जो हमारी WBCs होती हैं, ये क्या होता है, ये हमारे इस जो भी हमारे बैक्टीरिया है, इसको यहाँ पे निगल के पूरा ख़त्म कर देती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अब यहाँ पे फैगोसाइटोसिस भी हम लोग हमारी जो है फर्दर 3 स्टेप में डिवाइड होती है। पहला होता है रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, दूसरा होता है इनगल्फमेंट, एंड थर्ड होता है किलिंग एंड डिग्रेडेशन। तो देखो अब बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से समझ जाओगे। रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हमारी इंजर्ड सेल है, अब इसके अंदर ये हमारे जो है बैक्टीरिया है ना, और यहाँ पे ये आ गई हमारी WBC। तो WBC देखो क्या है यार, देखो इसको इस बैक्टीरिया को पहचानना भी तो होगा, तो जो बैक्टीरिया को पहचानने का काम होता है और इस बैक्टीरिया से जाके अटैच होने का काम होता है, ये होता है हमारा यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। यानी द रिलीज ऑफ, यहाँ पे देखो पहचानता कैसे है, जो हमारी WBC है ये इस बैक्टीरिया को कैसे पहचानता है, द रिलीज ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स बाई बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हेल्प्स द फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक मतलब जो भी हमारा फैगोसाइटोसिस करने वाली है, तो WBC तो करने वाली है, तो इसको हम लोग यहाँ पे फैगोसाइटिक सेल्स भी बोल देते हैं। टू रिकॉग्नाइज बैक्टीरिया एंड अटैच विद देम, यहाँ पे होता क्या है, ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे कुछ चीज़ें रिलीज किया करते हैं, कुछ केमिकल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारी WBC है ये इस बैक्टीरिया को आसानी से पहचान लेती है और इससे जाके अटैच हो जाती है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होता है, हमारा इनगल्फमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, द स्यूडोपोड्स प्रेजेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ ल्यूकोसाइट्स wrap the foreign particles and engulf them, and the new structure formed is known as phagosome।
देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो जैसे ये हो गया हमारा यहाँ पे WBC है ना। अब ये क्या करेगा, ये हमारे इस इंजर्ड सेल के अंदर इंटर करेगा। अब देखो इंटर करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा WBC का सरफेस है ना, तो यहाँ पे इसके पास हमें जो है एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपॉड्स। देखो ये स्यूडोपॉड्स आप लोग ऐसे समझो कि ये थोड़ा सा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया स्यूडोपॉड्स। देखो यहाँ पे ये स्पेस हो गया हमारा यहाँ पे स्यूडोपॉड्स। देखो थोड़ा समझना। अब ये स्यूडोपॉड्स क्या हुआ, ये हमारा सेल के अंदर एंटर हुआ और यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से हमारा WBC आया और इसने क्या किया, इस स्यूडोपॉड्स में हमारा जो भी बैक्टीरिया है ये हमारे इसके पास पहले इकट्ठा होना चालू हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो थोड़ा समझना। जैसे यहाँ पे ये स्यूडोपॉड्स है, अब यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया इकट्ठा होना चालू हो गया। अब ये स्यूडोपॉड्स क्या हुआ, ये हमारा फिर से जो है वापस से क्लोज हो गया और ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी WBC के अंदर आ गए। यानी अब हमारी WBC बिल्कुल नॉर्मल हो गई और यहाँ पे ये बैक्टीरिया इसके अंदर आ गए। यानी कि WBC ने क्या किया, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया यानी निगल लिया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनगल्फमेंट। और यहाँ पे देखो बैक्टीरिया को WBC जब अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है यानी इनगल्फ कर लेती है, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसोम। क्या बोलते हैं, फैगोसोम। देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना। हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये हो गई हमारे इंजर्ड सेल, यहाँ पे थे हमारे इसके अंदर बैक्टीरिया। अब इसके अंदर हमारा WBC भी आ गया और WBC ने क्या किया, इस बैक्टीरिया को अपने अंदर इकट्ठा कर लिया। और जब बैक्टीरिया यहाँ पे WBC के अंदर चला जाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फैगोसोम। फैगोसोम, इतना आप लोग को आई होप कि क्लियर होगा। तो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट स्टेप के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पे किलिंग एंड डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, द फैगोसोम फ्यूजेज विथ लाइसोसोम एंड फॉर्म्स फैगोलाइसोसोम एंड आफ्टर दैट लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज्ड इनसाइड फैगोलाइसोसोम व्हिच किल्स एंड डाइजेस्ट द बैक्टीरिया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो हमारी इंजर्ड सेल है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा अब क्या हो चुका है, हमारे WBC ने बैक्टीरिया को अपने अंदर इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पे देखो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेल के अंदर हमारा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारे क्या होते हैं, सेल के सुसाइडल बैग्स, यानी ये बिल्कुल सेल को जो है ख़त्म करने का मतलब पावर रखते हैं। यानी लाइसोसोम क्या होता है, देखो अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सिंपली समझो लाइसोसोम हमारे सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फुलफिल होते हैं, जो कि अगर फटे यानी अगर लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है अगर ये यहाँ पे ब्रेक हुई तो ये जो भी हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये हमारे बाहर आ जाएंगे और हमारा सेल का खात्मा हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो हमारा फैगोसोम था, देखो ये हमारा फैगोसोम बन चुका है ना। जब WBC ने बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लिया तो क्या बन गया, फैगोसोम। फैगोसोम यहाँ पे लाइसोसोम के साथ मर्ज हो गया यानी इसके साथ फ्यूज हो गया। अब यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से हुआ है, यानी फैगोसोम और लाइसोसोम आपस में आके मिल गए और आपस में मिलने पे हुआ गया, देखो ये जो लाइसोसोम है ना इसके अंदर से हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या हुआ, इसके अंदर रिलीज हो गए। यानी देखो अब ये दोनों आपस में मिल चुके हैं, अब क्या हुआ, यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज हो गए और बैक्टीरिया भी हमारा देखो यहीं पे है। अब क्या हुआ, ये एंजाइम्स और बैक्टीरिया आपस में यहाँ पे कह सकते हो फाइट हो गई और यहाँ पे क्या हुआ, एट लास्ट में हमारा जो भी बैक्टीरिया है वो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा जो भी WBC होता है ना, बेसिकली यहाँ पे देखो ये जो हमारे लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं यही हमारे काम नहीं करते, बल्कि WBC भी यहाँ पे कुछ हमारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करती है। तो इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी WBC यहाँ पे क्या करती है, हमारे कुछ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स यानी कि इन्फ्लामेशन को कॉज करने वाली चीज़ें रिलीज करती है, जो कि हमारे मेनली क्या होते हैं, हमारा हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमारी WBC क्या करता है, देखो WBC अपने अंदर रिलीज कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी, देखो बहुत ध्यान समझना, एट लास्ट में होगा क्या, एट लास्ट में ये होगा कि ये हमारी पूरी की पूरी सेल ही तबाह हो जाती है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरिया तो किल हो जाता है, देखो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या था, हमारा बैक्टीरिया को किल करना, तो बैक्टीरिया तो एट लास्ट में किल हो जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया के साथ साथ जो हमारी सेल थी, यानी जिस सेल के अंदर यहाँ पे इंजरी हुई थी, जो भी प्रॉब्लम हुई थी, ये सेल भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारा लाइसोसोम यहाँ पे क्या होता है, फट जाता है कह सकते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी सेल भी यहाँ पे पूरी तरीके से क्या होता है, डिग्रेड हो जाती है, यानी कह सकते हो कि डेड हो जाती है उसकी, ठीक है। तो ये जो हमारा सेल डेड होता है ना, यानी कि हमारा बैक्टीरिया के साथ साथ हमारी जो सेल का भी डेड हो जाता है, इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पे हो क्या रहा था, एट लास्ट में देखो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग को कोई सेल इंजरी हुई, सेल इंजरी के लिए यहाँ पे क्या हुआ कि सेल इंजरी को ठीक करने के लिए हमारे WBC ने क्या किया, हमारे ब्लड वेसल से बाहर आके और हमारी सेल को हमारे सेल के अंदर गया और यहाँ पे उसका इनगल्फमेंट हुआ, फिर लाइसोसोम से मिला। लेकिन एट लास्ट में क्या हुआ, हमारे बैक्टीरिया को मारते मारते उसने सेल को भी मार दिया, और जब सेल को भी मार दिया तो क्या हुआ, उस जगह पे हमें जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिलने लगा।
तो अब आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे हमें जो है इन्फ्लामेशन क्यों देखने को मिलता है और यहाँ पे क्या उसकी मैकेनिज्म होती है। तो आप लोग यार कमेंट करके बताना कि आप लोग को वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।